पिछले कुछ महीनों में प्यामे शहर ने पूरे पाकिस्तान में 3 बड़े ऑनलाइन मुकाबले मुनक्किद कराए। पूरे पाकिस्तान से लोगों ने उसमें अपनी एंट्रीज सेंड की, उनको कैश प्राइजेस भी दिए गए, सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए गए। प्यामे शहर से जुड़ने वाला शख्स भी बहुत खास है। प्यामे शहर की टीम से मिलना चाहते हैं हम, फारीना अमरीन से मिलना चाहते हैं। ये एक बहुत अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हर उम्र के बंदे को, हर कैडर के बंदे को एक मौका दिया है। तो प्राइवेट माफिया आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। प्राइवेट माफिया है ये, तालीम से ज़्यादा एक कारोबार, और ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। इतनी ज़्यादा फीसें हैं कि जो आम वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा गवर्नमेंट इदारे में काम करने का? पर एतराज़ होता था आम लोगों का भी कि हमारा जो है वो सिलेबस सही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए। हमारा निज़ाम तालीम है वो एक तबकाती तकसीम पैदा कर रहा है। क्यों जनरेशन जो है वो दूर हटती जा रही है टीचिंग के तबके से? इत्तफाकी हादसाती तौर पर हम इस फील्ड में आ गए हैं। बहुत मुकद्दस प्रोफेशन है ये। जो एक बच्चे है उसकी डेवलपमेंट में टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं वो दोनों कंबाइन होके कितना इम्पोर्टेंट वो रोल प्ले करते हैं। हमें बच्चे के फैमिली बैकग्राउंड का नहीं पता, हमें बच्चे के ट्रॉमास का नहीं पता है, उनके पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं है। तो कहते हैं कि जी हमने तो बच्चा आपके पास भेज दिया है, अब आप जाने और बच्चा जाने। हमारे जो मुल्क में फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है, ना टीचर्स को किया जा रहा है, ना स्टूडेंट्स को किया जा रहा है, और हमसे रिजल्ट वो वाला मांगा जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमना नज़ीर और आप देख रहे हैं प्यामे शहर। आप सबको खुशामदीद। प्यामे शहर की एक न्यू जो हमने पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है उसके न्यू और एक्साइटिंग एपिसोड में हम लोग इस एपिसोड में बात करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के बारे में, एक टीचर के बारे में और उनकी लाइफ से हमें क्या सबक हासिल हो सकते हैं। हम इस बारे में बात करेंगे और भी हम बहुत एक्साइटिंग जो है टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पिछले कुछ महीनों में प्यामे शहर ने पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ चकवाल में ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में 3 बड़े ऑनलाइन मुकाबले मुनक्किद कराए, जिसके अंदर से हम भी हैरान थे कि सिर्फ चकवाल से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोगों ने उसमें अपनी एंट्रीज सेंड की। दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ प्यामे शहर। और फिर इस एंट्री सेंड करने के बाद जब हमने रिजल्ट अनाउंस किए ऑनेस्ट बेस पे, तो उसके बाद उनको कैश प्राइजेस भी दिए गए, सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए गए। नॉर्मली क्या होता है जब कोई हम ऑनलाइन मुकाबला करते हैं तो उसके अंदर हम एंट्रीज भेजते हैं, हमें गिफ्ट होते हैं, वो रिसीव होते हैं एंड दैट्स इट। लेकिन प्यामे शहर की खास बात ये है कि प्यामे शहर से जुड़ने वाला शख्स भी बहुत खास है। तो नॉर्मली इस तरह नहीं होता, लेकिन पूरे पाकिस्तान से जिन्होंने एंट्रीज दी थी वो प्यामे शहर का हिस्सा बनना चाहते थे। और मुख्तलिफ शहरों से, लाहौर, कराची, हमें मैसेजेस रिसीव हुए कि हम प्यामे शहर की टीम से मिलना चाहते हैं, हम फारीना अमरीन से मिलना चाहते हैं, कि स्क्रीन के पीछे से बैठ के बेलौस होकर एक मुहिम चलाई सिर्फ टैलेंट को हाईलाइट करने के लिए। तो ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता, ये खास लोगों के काम है। ऐसी ही एक खातून जो जिन्होंने प्यामे शहर के जो मुकाबले थे उनके अंदर अपनी एंट्रीज भेजी, टॉप 5 में भी वो शॉर्ट लिस्ट हुई और वो चाहती थी कि वो हमारे साथ आएँ, हमसे बात करें, प्यामे शहर का हिस्सा बने। और इसी तरह अगर आप भी और भी लोग जो प्यामे शहर का हिस्सा बनना चाहते हैं, कुछ तक हम पहुँचेंगे और कुछ लोग हम तक पहुँचे। आप अगर प्यामे शहर का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा इशरत फातिमा साहिबा, जो कि जिन्होंने एमए इन इंग्लिश लिटरेचर भी किया हुआ है और वो एक गवर्नमेंट इदारे में टीचर भी हैं। और जो उनकी ख़ास बात है वो ये है कि वो नात ख़्वां भी हैं, बहुत प्यारी आवाज़ रखती हैं, बच्चों की स्किल्स पर वो फ़ोकस करती हैं पढ़ाने के साथ-साथ। और वो बुक रीडिंग और इस तरह की चीज़ें, बाकी हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं उनको खुशामदीद करूँगी। इशरत फातिमा साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और बहुत हम आज एक्साइटिंग बातें करने वाले हैं। आप मुझे पहले अपने बारे में बताइए, आप कैसी हैं? कौन है इशरत फातिमा और प्यामे शहर तक आप कैसे पहुँची?
मेरा नाम इशरत फ़ातिमा है और मैंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वहाँ अपने गाँव से मुकम्मल की है। हुँ। उसके बाद मैंने यहाँ चकवाल में जामिया सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा में दर्स निज़ामी का कोर्स किया है। उसके बाद मैं एमए करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा चली गई हूँ और वहाँ से फ़ारिग तहसील होने के बाद बहरिया फाउंडेशन कॉलेज तलागंग में मैंने 2 साल तदरीस के फ़राइज़ सरअंजाम दिए और 2017 से मैं इस गवर्नमेंट के इदारे में तदरीस के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हूँ। क़याम शहर तक आप किस तरह पहुँची? जामिया शहर तक जहाँ मैंने पढ़ा है वहाँ पर मेरी कुछ जूनियर्स नात ख़्वान हैं वहाँ पर। हुँ, हुँ। उन्होंने जो है अपने स्टेटस लगाए हुए थे, हुँ। तो उनसे मुझे पता चला क्योंकि वो चकवाल की ही हैं, हुँ। तो उनसे मुझे आपके इस फाउंडेशन का फिर पता आपने चला। इसमें तो एंट्रीज़ भेजी? जी, फिर मैंने राब्ता किया और हुँ। अपनी एंट्रीज़ भेजी कैसा और एक्सपीरियंस रहा आपका क़याम शहर के साथ? ये एक बहुत अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था हुँ। कि प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद हमारे पास जो है ना इस तरह के मुकाबला-जात में हिस्सा लेने के मौके जो हैं वो कम हो जाते हैं। हुँ। जैसे? तो ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसने हर उम्र के बंदे को, हर कैडर के बंदे को एक मौका दिया है कि वो आए और उसमें जो सलाहियत है वो लोगों के सामने पेश करे। तो जो अपॉर्च्युनिटी हमें मिलती है वो हम लाज़मी अवेल करते हैं। तो इसी वजह से मैंने भी जो है अपना हिस्सा डाला है और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे थोड़ा अपनी एजुकेशन करियर के बारे में बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा एज़ अ टीचर? देखिए मैंने जब मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आई तो हुँ। मैंने 2 साल एक प्राइवेट इदारे में काम किया। उसके बाद मेरी सरकारी मुलाज़मत हो गई। तो मेरे मेरे पास दोनों तरफ के जो हैं एक्सपीरियंसेस हैं। तो दोनों के अपने-अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। हुँ। प्राइवेट में भी जो है बहुत अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे अवॉइड किया जाना चाहिए। और इसी तरह सरकारी इदारों की भी अपनी खूबियाँ हैं और अपनी ख़ामियाँ हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए। हुँ। अगर आपने कहा कि आप प्राइवेट में पढ़ा के आई हैं, तो प्राइवेट माफ़िया आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो प्राइवेट के आप क्या कॉन्स आप समझती हैं कि क्या जो हैं वो बुराइयाँ हैं जिनको सेट होना चाहिए, सही होना चाहिए? देखिए जो प्राइवेट इदारे हैं या प्राइवेट माफ़िया है, हुँ। ये तालीम से ज़्यादा एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है अच्छा। और ये बहुत मुनाफ़ा बख्श कारोबार है। हुँ। तो इतनी ज़्यादा फ़ीसें हैं कि जो आम वालिदैन अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट हाइलाइट किया कि जो प्राइवेट हैं वो ज़्यादा कारोबार की तरफ होते हैं और उस पर्सपेक्टिव से भी लेकर चलते हैं। तो गवर्नमेंट के साथ इस अगर कंपैरिज़न करें तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा गवर्नमेंट इदारे में काम करने का? देखिए, जहाँ तक बात है गवर्नमेंट इदारों की तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर एतराज़ होता था आम लोगों का भी कि हमारा जो है वो सिलेबस सही नहीं है। इस हुँ। पे गवर्नमेंट ने काम किया है, सिलेबस बहुत अच्छा है, हम लोग काम कर रहे हैं, फील्ड में हैं, पढ़ा रहे हैं। तो उस सिलेबस को जो है टीचर्स बहुत अच्छा लेकर चल रहे हैं हुँ। और ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए जैसा कि हमारा निज़ाम तालीम है वो एक तबक़ाती तक़सीम पैदा कर रहा है हुँ। कि गरीब के बच्चे के लिए अलग निसाब है, जो एलीट हुँ। क्लास है उनके लिए अलग निसाब है। तो ये जो है शहरी जनरेट हो रहे हैं, एक कौम जनरेट नहीं हो रही है। हुँ। तो ये हमारे तालीम के निज़ाम का जो है ना एक बहुत बड़ी ख़ामी है मैं समझती हूँ। तो इस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। ठीक है। मुझे ये बताएँ कि आप टीचर भी रह चुकी हैं, तो आप एज़ अ टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ कैसा रिलेशन है आपका? देखिए, एज़ अ टीचर जो है बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। हुँ, हुँ। जब आप पर ये आप इस फ़ील्ड में आते हैं, तो आपको एहसास होना चाहिए कि आपके हाथ में जो है कौम का मुस्तकबिल है और आपने अच्छा। उनको कैसे ब्रिंग अप करना है। वालिदैन और असातिज़ा का मुश्तरका किरदार है इसमें। लेकिन जो है मैं समझती हूँ असातिज़ा की ज़िम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपने उनकी तालीमी कमी को भी पूरा करना है और उनकी अखलाकी तरबियत पर भी काम करना है क्योंकि उस्ताद जो है रूहानी बाप होता है। तो वो हमारा फ़ोकस जो है उनकी आदाब माशरत पर होता है, उनके अखलाक पर होता है, उनके आदात पर, नज़्म ज़ब्त पर, उनके मज़ामीन पर उनको दस्तरस हासिल हो, तो ये हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपना बेस्ट दें।
और ये जो है टीचिंग, ये ज़मीर का, अगर आप अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं तो एक बहुत मुक़द्दस पेशा है और इसके साथ पूरी तरह इंसाफ़ करना जो है बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल है और चैलेंजिंग है। ऐसा ही है कि जो आजकल की जनरेशन है, जिनके पास सोशल मीडिया है, जिनके पास एक्सपोज़र है, ठीक है? रॉन्ग और राइट का, ब्लैक और व्हाइट का एक्सपोज़र है लोगों के पास, तो आज की जनरेशन टीचिंग की तरफ क्यों नहीं आना चाहती? मेरी अगर बात करें, तो मैंने खुद 10 दिन टीचिंग की है। हालाँकि अगर बात करें तो मेरी फैमिली में बहुत सारे टीचर्स हैं, मेरी बहनें प्रिंसिपल, टीचर्स रह चुकी हैं। प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स से ज़्यादा वो फ़ोकस उनके पेरेंट्स पे करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो क्यों जनरेशन जो है वो दूर हटती जा रही है टीचिंग के तबके से? देखिए, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हुँ। जितने भी हम इन सर्विस टीचर्स हैं, अगर आप उन एक सर्वे कर लें, उनसे पूछें कि आप कितने लोग आप लोगों में से हैं, ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी से इस प्रोफ़ेशन में आए हैं, तो बहुत कम, वो 20-30% होंगे। वरना ये एक बाय चांस या बाय लक जो है, हम या इत्तेफ़ाक़ी हादसाती तौर पर हम इस फ़ील्ड में आ गए हैं। जबकि बहुत, बहुत मुक़द्दस प्रोफ़ेशन है बहुत ये। मुक़द्दस प्रोफ़ेशन है ये। इसमें कुछ ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट पर भी पड़ती है हुँ, कि देखें, टीचर को वो इतना ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। हुँ, जो हम लोग फ़ील्ड के अंदर हैं, हमें पता है कि हम किन-किन चैलेंजेस को हम लोग फ़ेस कर रहे हैं। पॉलिसीज़ और ग्राउंड रियलिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है, हुँ, जिसकी वजह से जो है लोग इस फ़ील्ड की तरफ नहीं आना चाहते। और दूसरी बात ये है कि जब से ये प्राइवेटाइज़ेशन शुरू हुई है, हुँ, उसके बाद हमें पता है कि इस महकमे में कोई सीट्स वगैरह नहीं आनी है, भर्तियाँ नहीं होनी है, एसटीआईज़ रख लिए गए हैं। तो हुँ। उन्हीं वही एसटीआईज़ जो हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड करते जाएँगे और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते रहेंगे। तो जब सीट्स ही नहीं आनी है तो किसी का क्या कंसर्न है कि उन्होंने इस तरफ आना है। हुँ। अ, टीचर एक बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करने की भी ज़रूरत है। तो आप एज़ अ टीचर क्या सजेस्ट करती हैं, कौन-सी ऐसी 3 चीज़ें मुझे बताएँ जिन पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज़ अ टीचर भी और जो आपके महकमे के साथ आपकी कम्युनिकेशन है उसके अकॉर्डिंग भी? स्कूल में जो है टीचर्स का ये रोल होना चाहिए कि उसने सिर्फ़ पढ़ाना नहीं है। हुँ। उसने अपने बच्चे को एक मुफ़ीद शहरी भी ब बनाना है। और तालीम के साथ-साथ ये हमारे निज़ाम तालीम की ज़िम्मेदारी है, हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जब जो हमारा बच्चा बाहर निकले तो उसके हाथ में डिग्री के साथ-साथ कोई हुनर भी होना चाहिए। तो ये जो आजकल इस निज़ाम तालीम की वजह से एक बेरोज़गारों की खेप तैयार हो रही है, हुँ। उसकी मेन प्रॉब्लम यही है कि हमारे बच्चों के हाथ में हुनर नहीं है हुनर, और स्किल्स नहीं स्किल्स सिखाते। नहीं, स्किल्स पे फ़ोकस ही नहीं है हमारा। हुँ। और उसके बाद जो है सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो नज़्म ज़ब्त है। हुँ। अब ये आप लोगों ने भी देखा होगा, ये सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होती हैं जो जो मैट्रिक के एफए के बच्चे जो हैं, एफएससी के जब एग्ज़ाम देकर एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो वो नोटबुक्स फाड़ रहे हैं, कागज़, और हुँ। वो एक तूफ़ान बदतमीज़ी। ट्रेंड बन जी, गया जी। ये। इन्होंने किया हुआ है, तो ये इसमें मेरे ख़्याल में उस्ताद का कसूर है कि वो अपने बच्चे को सिखा नहीं पाया कि उसने बाहर निकल के बिहेव कैसे करना है। हुँ। तो अपने इदारे को जो है, वो अपने इदारे को पेश कर रहा होता है, हुँ। अपने उस्ताद को पेश कर रहा होता है, हमारा बच्चा जिस तरह बाहर जाता है। तो ये इस चीज़ पर फ़ोकस करना चाहिए कि उनकी किरदार साज़ी भी करनी है, उनकी शख्सियत बनानी है, उनको नज़्म-ओ-ज़ब्त का पाबंद बनाना है, वक़्त का पाबंद बनाना है, हुँ। और उनको उनकी ज़हन साज़ी भी करनी है, और उनमें हुब्बुल वतनी पैदा करनी है। स्किल्स होनी चाहिए उनके साथ जो उनकी किरदार साज़ी है वो जी, होनी चाहिए, डिसिप्लिन सीखें और ऐसे ही। हुब्बुल वतनी भी होनी चाहिए। लेकिन जो आपने कहा कि टीचर्स का कसूर है, तो जो एक बच्चे है उसकी डेवलपमेंट में टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं वो दोनों कंबाइन होके कितना इम्पोर्टेंट वो रोल प्ले करते हैं? टीचर और उन बच्चे के वालिदैन की जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत ज़रूरी है। हुँ, ये कम्युनिकेशन गैप ही है जिसकी वजह से जो है हम अपने मकासद में इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हमें बच्चे के फैमिली बैकग्राउंड का नहीं पता, हमें बच्चे के ट्रॉमास का नहीं पता है, बिल्कुल। हमारे ब उनके पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, और हम उनके पेरेंट्स के साथ जो है उनके मसाइल पर बात नहीं करते हैं। वालिदैन खुद भी देखिए, हमारे एक माशरे की ये सोच है, ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में ऐसा है कि अगर हम वालिदैन के साथ कॉन्टैक्ट भी करें, तो कहते हैं कि जी हमने तो बच्चा आपके पास भेज दिया है, अब आप जानें और बच्चा जाने। हुँ, और फिर जहाँ और
आप यकीन करें कि उस बच्चे को देखकर ही डिफरेंस पता चल जाता है। जहाँ से वालिदैन का थोड़ा-सा भी बीच में कंट्रीब्यूशन होता है बच्चे की तालीम और तरबियत में, तो वो बच्चा और दूसरे बच्चे में वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। लेकिन यहाँ से ये जो चीज़ है, ये गवर्नमेंट इदारों में कम्युनिकेशन कम होती है, क्योंकि उनको इस तरह की ज़रूरत भी नहीं होती। मैंने देखा है कि गवर्नमेंट टीचर से जब पेरेंट कम्युनिकेट करना भी चाह रहे होते हैं तो वो हेजिटेट होते हैं, वो डिस्टर्बेंस शो करते हैं। लेकिन प्राइवेट इदारों की जब बात करें तो वो तो खुद कम्युनिकेट करते हैं ताकि पेरेंट्स हमसे इन टच रहें, अपने बच्चे को वो निकलवा ना लें इस तरह की चीज़। तो ये क्यों ऐसा होता है? देखिए, ये इस्लाहात हमने खुद लेकर आनी है। हुँ। हम अगर जिस कम्युनिटी में हम पढ़ा रहे हैं, उन उन उस कम्युनिटी को उस कम्युनिटी के लोगों को हमने खुद अप्रोच करना है। उन वालिदैन को हमने इंसिस्ट करना है, उनको पाबंद करना है कि जी आपने आना है, बच्चे का पता करना है, ये आपके बच्चे की कारकर्दगी है और इसकी पढ़ाई पर आपने फ़ोकस करना है। तो मुश्तरका कोशिशों के बगैर मैं नहीं समझती कि बच्चे की तालीम और तरबियत मुकम्मल हो सकेगी। आपने ये बात की अभी कि जो स्कूल में पेरेंट्स कहते हैं कि जब उनसे कम्युनिकेट किया जाता है कि ये आपको हमने ज़िम्मेदारी दी हुई है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब दिन के 7 से 8 घंटे अगर पढ़ाई में मिल रहे हैं, स्कूल जा रहा है बच्चा, अपने दिन का 24 घंटे का एक एक बड़ा हिस्सा वो पढ़ाई को दे रहा है, ठीक है? तो फिर होमवर्क की ज़रूरत तो होनी नहीं चाहिए। ये मेरा एक स्टूडेंट के तौर पे ग्रज है जो मैं अभी आपसे क्लियर करना चाह रही हूँ। देखिए, यहाँ पर अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं, जिनको हम फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं हम लोग। हुँ। अब हमारा जो प्राइमरी सेक्शन है, वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लास 4 नहीं दिए हुए हैं। हुँ, और बहुत सारी उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ और पॉलिसीज़ हुँ। में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसा कि क्लास 4 नहीं दिए हुए हैं, लेकिन जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, उनमें उनको सफाई 100% चाहिए। अब एक क्लास 4 के बगैर एक स्कूल की सफाई 100% कैसे हो हुँ। सकती है? ये एक टीचर का दरदेसर है। उसको पढ़ाने के उसके अलावा बहुत सारी इंतज़ामी अमूर हैं। हमें ये मतलब व्हाट्सएप पे फ़लाँ चीज़ की हुँ। पिक्टोरियल एविडेंसेस चाहिए या कोई एक्टिविटी है या कोई एक्सेल शीट है, वो हमें कंपाइल करके भेजें और उसका हमें एक डेडलाइन दे दी जाती है कि इस टाइम में पढ़ाना साइड पे कर दें, ये काम पहले करें। ये करते हैं। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उनको पढ़ाने के साथ-साथ लेकर चलनी पड़ती हैं। हुँ। तो ये जो है, ये अब हम एक बाहर का बंदा है, उसको हम ये चीज़ें समझा नहीं सकते लेकिन हैं। उसके साथ एक अलग स्टाफ भी होता है ना, जैसे एडमिन है, कंपोज़ करने के लिए अलग स्टाफ है। तो फिर टीचर्स जब 45 मिनट्स का आप लेक्चर दे रहे हैं, तो उसके अंदर आप होमवर्क भी कराएँ, मतलब होमवर्क तो नहीं लेकिन आप इतना पढ़ा दें कि आज के दिन के लिए इस बच्चे को और कोई काम ना हो। देखिए, हमारे जो क्लासरूम हैं वो ओवरक्राउडेड हैं, हुँ, ठीक है? ओवरक्राउडेड क्लासरूम हैं, फैसिलिटीज़ कम हैं, टीचर्स कम हैं। अब हुँ, 100 बच्चा बैठा हुआ है, 2 टीचर्स हैं। आप मुझे बताएँ, उनके आप सब्जेक्ट की 6 क्लासेस के सब्जेक्ट डिवीज़न करें और 2 टीचर्स पे उनको, या चलिए 3 टीचर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो हुँ, आपको उस वर्कलोड का पता चल जाएगा जो एक टीचर फेस कर रहा है। हुँ। तो ये चीज़ें हैं कि अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास 6 घंटे बचा होता है, तो क्या प्राइवेट में जो बच्चा जा रहा है वो ट्यूशन नहीं पढ़ता है? वो बल्कि वो ज़्यादा उसके पेरेंट्स इंसिस्ट करके उसको हुँ। भेजते हैं कि भई हम इतनी फीस ये दे मेरा रहे हैं। दोनों से सवाल है, गवर्नमेंट से नहीं, प्राइवेट से। एक एज़ अ टीचर, एक एजुकेशन सिस्टम से सवाल है कि फिर बच्चा, ये रूटीन होती है ना कि जब हम स्कूल से पढ़ के आएँ, घर आएँ और फिर आकर आप ट्यूशन चले जाएँ, वहाँ से आके इस्पारा पढ़ें, फिर सो जाएँ, फिर सुबह उठें, रिपीट। अगेन वही बात कि हमारा निज़ाम तालीम, हुँ, हमारा जो निसाब है वो उसमें बच्चे पर भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। हुँ। अब देखें, अब तो आप आप समझती हैं ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। 9th का जो सिलेबस आपको, आप लोगों ने सुना होगा कि हुँ। उसमें इतने ज़्यादा यूनिट्स ऐड कर दिए गए हैं कि वो एक ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि उनको 1 साल में ये छुट्टियाँ वगैरह निकालें तो कवर करना पॉसिबल ही नहीं है। ना बच्चे के लिए और ना टीचर के लिए। तो हम ये कैसे मतलब कर सकते हैं, एक बच्चे से उम्मीद कर सकते हैं कि वो इतने कम टाइम पीरियड में इतने ज़्यादा सिलेबस को कवर कर ले और उसको याद भी करे। ये याद करने वाला रटा सिस्टम जो है, कॉन्सेप्ट्स पे बात ही नहीं है हमारे। कॉन्सेप्ट, स्किल्स हाँ, पे बात नहीं है। स्किल्स पे बात नहीं है। अब हमारे यहाँ, अब अगर हम बाकी मुल्कों के साथ मुवाज़ना करें, ख़ास तौर पे हम जापान की बात करते हैं, तो वहाँ पर 10 साल तक कोई रिटन एग्ज़ामिनेशन नहीं है। 10 हुँ। साल की एज तक, अब देखिए ये इस्लाम का उसूल है कि नमाज का हुक्म 7 साल की उम्र में है, बच्चे को ताकीद की जाए और 10 साल की उम्र से सख्ती की जाए, सख्ती। ठीक है? 10 साल की उम्र तक एक ये फ़रीज़ा है, सबसे अहम रुकन है हमारे जो दीन का जो है, नहीं। नमाज, ठीक है?
उसकी ताकीद भी जो है, सख्ती का हुक्म हमें 10 साल की उम्र से है। हुँ। हम अपने बच्चे को 3 साल की उम्र में पेंसिल पकड़ा रहे हैं। बिल्कुल, होम स्कूलिंग के नाम से वो जो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट है, हाँ जी। फोमो जो होता है लोगों को, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अब मेरे घर में भी मेरे भांजे-भतीजे बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे हर कोई कहता था इसको एबीसी के सॉन्ग सुनाओ, इसको एबीसी सिखाओ, इसको कलर डिफरेंशिएशन सिखाओ कि स्कूल जाए। तो स्कूल जब जाना होगा तो तब वो सारी चीज़ें सीख भी जाएँगे, एबीसी भी सीखेंगे। तो उसके बजाय आप बच्चे के साथ खेलें, इंटरैक्ट करें। ये छोटे बच्चों की बात है, लेकिन बड़ों के साथ भी यही है कि स्किल नहीं सिखाई जाती। अब अब एक और चीज़ मैं आपसे पूछूँगी, मेरे माइंड में आई है, वही जो मेरा स्टूडेंट वाला ग्राज है, वो आया है दोबारा कि जो लैब्स हैं, लैब्स होते हैं, उसके अंदर बीकर्स भी पड़े हुए हैं, वो थर्मामीटर्स भी हैं डिफरेंट टाइप के। जो हम बुक में पढ़ रहे हैं, वो हम लैब में देखते हैं दूर से खड़े होके, सब कुछ पढ़ा हुआ है। लेकिन प्रैक्टिकल लोगों को नहीं दिखाया जाता। टिकटॉक पे हम रील्स देखते हैं, स्कूल में छोटे-छोटे बच्चों को वो चीज़ें सिखा रहे हैं जो हमें 9th क्लास में भी नहीं सिखाई गई। हमें बोर्ड पे बीकर्स बना के दिखाएगी, उसके नीचे फ्लास्क और फ्लेम बना के दिखाएगी। हमें एक्चुअल बीकर लैब से लाकर क्लास में रख के वो फ्लेम ऑन करके हमें क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया? देखिए, ये बात ये है कि अ, वही फिर बात आ जाती है कि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं हुँ। और वो बाहर का जो बच्चा है वो उन चीज़ों को खुद अपने हाथ से एक्सपीरियंस कर रहा है और हुँ। हमें सिर्फ वो चीज़ें जो हैं बोर्ड पर हम लोग बच्चों को बता रहे हैं, ठीक है? वही जो चीज़ प्रैक्टिकल करके बतानी है, वो हम उनको बोर्ड पे वो पिक्चर्स बना के और डायग्राम्स हुँ। बना के वो हम सिखा रहे हैं। तो यहीं से जो है हमारी कॉन्सेप्ट्स का जो डिफरेंस है वो शुरू हो जाता है कि उन्होंने वो चीज़ अपने हाथ से एक्सपीरियंस की है और हम लोग उनको नहीं करने दे रहे हैं। तो इसी वजह से जो है ना हम लोग उम, इस मामले में बहुत पीछे हैं, बहुत बाकी दुनिया पीछे से हैं। बहुत पीछे हैं। बिल्कुल। अभी मैंने बात बात की है जिस तरह जापान के निज़ाम तालीम की कि तो 10 साल की उम्र में उनका रिटन एग्ज़ाम हुँ। शुरू होता है उस 10 साल की उम्र के बाद और 10 साल की उम्र तक क्या करते हैं वो लोग उनको मैनर्स सिखाते हैं, आदाब-ए-माशरत हुँ। सिखाते हैं। इसी बिल्कुल। वजह से हम कहते हैं कि जापानीज़ जो हैं वो दुनिया की सबसे ज़्यादा तहज़ीब याफ़्ता कौम है। तहज़ीब याफ़्ता कौम। तो उसके बाद जब उनका रिटन एग्ज़ाम शुरू होता है मतलब ये तालीम शुरू होती है, तो तब भी उनकी जो एरियाज़ हैं, उनके एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हैं, उन पर काम किया जाता है, उन पर फ़ोकस किया जाता है, उनको देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हमारे अगर क्लास में 70 बच्चे बैठे हैं, तो 70 को हम एक ही लाइन पे उनके दिलचस्पियाँ अलग हैं, हुँ। उनके जो हैं बिल्कुल। मशागिल अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको लेकर नहीं चल रहे हैं। एग्ज़ाम की आपने बात की है, तो एग्ज़ाम का भी एक ये सिस्टम रहा है कि जो बाहर होते हैं उनको प्रॉपर कंफर्टेबल माहौल दिया जाता है, उनके वाटर बॉटल्स रखी जाती हैं, साथ उनकी प्रॉपर स्टेशनरी सेट होते हैं, ठीक है? तो उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, अच्छी लाइटिंग, अगर बच्चे गर्मियाँ हैं तो फ़ैन ऊपर लगे हुए होंगे, हीटर ऑन होंगे, सेपरेट उनको स्पेस है कि आप जो आपको एग्ज़ाम दिया जा रहा है आप उसके बारे में सोचें, उसके बारे में बात करें। लेकिन हमारे साथ क्या होता था, भेड़-बकरियों की तरह अंदर घुसा दिया जाता था। मैंने प्राइवेट इदारों में भी पढ़ा है, मैंने गवर्नमेंट में भी पढ़ा है। बिठा दिया जाता था और स्टार्ट से ही सीधी वो जो लेक्चर देना स्टार्ट कर देती थी और वो जो याद किया हुआ होता था वो स्ट्रेस से गायब हो जाता था। तो वो ऐसा क्यों होता है? हमें नहीं इवॉल्व करना चाहिए? ये फैसिलिटीज़ जो हैं हुँ। बाहिर ममालिक में बच्चों को दी जा रही हैं और हुँ। हमारे जो मुल्क में फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है, ना टीचर्स को किया जा रहा है, ना स्टूडेंट्स को किया जा रहा है और हमसे रिज़ल्ट वो वाला माँगा जा रहा है। भी पहले हमें इतना ज़्यादा फैसिलिटेट तो कर दें, हमें वो म्यार का उस म्यार का इंफ्रास्ट्रक्चर दें, हमें वैसी जो है तमाम सहूलियात दें जो उन बच्चों को, उन टीचर्स को मैसर हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा जो हमारे पास रुकावट है हमारे बच्चों के पास वो लैंग्वेज का इशू है। हुँ। जो इंग्लिश है वो एक अबलाग का ज़रिया है। ये कोई मतलब यहाँ पर आकर ना बच्चा अड़ जाता है कि हुँ। वो बजाय चीज़ को समझने के इंग्लिश की वज़ह से वो उसको मजबूर हम लोग हमारा निज़ाम कर रहा है कि वो रट्टा मारे और लिखे। तो म सारी कंट्रीज़ ने उनकी अपनी लैंग्वेज में वो साइंस के सब्जेक्ट भी वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। हुँ। और इसी वजह से वो टेक्नोलॉजी में और रिसर्च में हमसे बहुत आगे हैं और हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो रुकावट है वो ज़बान है। अब देखें हमारे लिए इंग्लिश जो है वो फर्स्ट, सेकंड बल्कि थर्ड लैंग्वेज बन जाती है
कि हमारी मादरी ज़बान पंजाबी है या जिस भी हम सूबे से बिलॉन्ग करते हैं, और फिर हमारी कौमी ज़बान उर्दू है और उसके बाद इंग्लिश आती है। तो एक बच्चे से हम कैसे एक्सपेक्ट, अगर वही चीज़ अगर हम उनको उनकी मादरी ज़बान में समझाएँ तो वो उसी वक़्त समझ में आ जाएगी। बच्चे की ज़हानत में, बच्चे की काबिलियत में कोई भी शक नहीं है। सिर्फ़ जो एक रुकावट है वो उनका ये लैंग्वेज की रुकावट है, जिसकी वजह से वो चीज़ को ग्रेस्प नहीं कर पाता है। जैसे हम स्किल्स के बारे में बात करें तो आपके अंदर भी एक ऐसी स्किल है जिसके बारे में अभी हमने स्टार्ट में ज़िक्र भी किया था। आप उसके बारे में बताएँ कि आप नात ख़्वाह कैसे बनी? और कैसा लगता है जब आप अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों के दिलों में घर करती हैं तो? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास अनायत है मुझ पे कि माशाअल्लाह। बचपन से ही मैं नाते पढ़ रही हूँ। अ, क्लास 2 में थी जब मैं पहली दफ़ा स्टेज पर आई, और उसके बाद ये सिलसिला अभी तक किसी न किसी सूरत जारी है। तो जहाँ भी अपॉर्च्युनिटी मिले हम लाज़मी अवेल करते हैं। बिल्कुल, तो आप हमें कोई अपना नातिया कलाम थोड़ा-सा पेश करेंगी? जी, ज़रूर, क्यों नहीं। सल्लल्लाहु अलैका या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, आईने हक है शहे अबरार का चेहरा, बेमिसल है कौनैन में खुर्शीदे हलीमा तेरी मुश्ताक है आँखें, खुर्शीदे हलीमा तेरी मुश्ताक है आँखें, भाता नहीं अब माहे ज़ियाबार का चेहरा, भाता नहीं अब माहे ज़ियाबार का चेहरा, बेमिसल है कौनैन में ऐ मुत्तलबी फूल बहारों के पैगंबर, ऐ मुत्तलबी फूल बहारों के पैगंबर, खिलता है तेरे नाम से गुलजार का
चेहरा खिलता है तेरे नाम से, गुलजार का चेहरा बेमिसल है कौनैन में। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ में सुन के। और अब जो है हम अपने इसको इख्तिताम करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि प्यामे शहर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप कुछ रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू क्या देना चाहेंगी? प्यामे शहर का जो प्लेटफॉर्म है ये आप लोग इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हर उम्र हर कैडर के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। वैसे ही जो मुकाबला जात होते हैं तो उनमें एक मतलब वो एज बाउंड होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं। उसके अलावा उसमें एक ख़ास जो है तबके के, जिस तरह अगर स्टूडेंट स्कूल लेवल के बच्चे हैं तो वो उन्हीं का मुकाबला होगा। मेल का अलग होगा, फीमेल्स का अलग होगा। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें हर उम्र का, हर जेंडर का बंदा जो है वो अपनी सलाहियतों को सामने लेकर आ रहा है। तो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इतना अच्छा चैनल जो है इतने अच्छे तरीके के साथ आप लोग लेकर चल रहे हैं। अल्लाह ताला इसमें खैर व बरकत फरमाए। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखा। और एक टीचर से जब भी बात होती है ना, तो एक बहुत कंस्ट्रक्टिव बात होती है जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। और हमने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी हाईलाइट किया, जिनको रिजॉल्व फ्यूचर में उम्मीद करती हूँ कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारे उन पे काम करेंगे और उनको रिजॉल्व भी करेंगे। और इसी तरह की और एक्साइटिंग और न्यू एपिसोड्स, इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स देखने के लिए आप प्यामे शहर के चैनल्स को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो कुछ होता है वो सब करें, क्योंकि आप अगर प्यामे शहर से जुड़े रहेंगे तो आपके किरदार में भी मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि हम जो आगे प्रोग्राम लाने जा रहे हैं वो इसी तरह के हैं जिसके अंदर आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उस पर बहुत काम होने जा रहा है। तो अगले एपिसोड तक के लिए आज मैं आपसे रुखसत चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।